हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडिटर अकेडमी पर। चले फ्रेंड्स, आज क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम की दृष्टि से। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास से आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। क्लास में जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे वो इतने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आज की क्लास से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं की व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए एम एन मन, आलपोर्ट, एरिक्सन या फ्रॉइड। पिछली परीक्षा 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर बताना है कि व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं की व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, एरिक्सन के द्वारा। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जर्मन मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संघर्ष किसी व्यक्ति के जीवन के 8 चरणों के माध्यम से होता है। यह संघर्ष व्यक्तित्व के विकास में योगदान करता है। ये चरण निम्नवत है। तो यहाँ पर 8 चरणों के माध्यम से होता है, ये जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये कौन कौन से 8 चरण यहाँ पर दिए गए, तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पर दिया गया शेषावस्था, तो मूल विश्वास बनाम अविश्वास। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बच्चा, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। पूर्व स्कूली उम्र, पहल बनाम अपराध बोध। ये भी इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। स्कूली उम्र, उद्योग बनाम हीनता। किशोरावस्था, पहचान बनाम पहचान भ्रम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। युवावस्था, अंतरंगता बनाम अलगाव। मध्य आयु, उत्पादकता बनाम ठहराव। वहीं वृद्ध वयस्कता, यहाँ पर ईमानदारी बनाम निराशा यहाँ पर दी गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए और उस व्याख्या को ध्यान से पढ़ते चलिए, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 2, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है फ्रॉइड द्वारा, बंडूरा द्वारा, एरिक्सन द्वारा या पियाजे के द्वारा। पीजीटी परीक्षा 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है तो किसके द्वारा दी गई है, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है फ्रॉइड के द्वारा। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। साइकोसेक्सुअल थ्योरी मनोलैंगिक विकास सिद्धांत फ्रॉइड द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसकी काम शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास की निम्न अवस्थाएं बताई है, जो निम्नवत है। तो इनके द्वारा कौन कौन सी अवस्थाएं बताई गई वे यहाँ पर दी गई हैं। तो पहले यहाँ पर दी गई मुखावस्था, जो जन्म से 2 वर्ष है। गुदावस्था, जन्म से 4 वर्ष। लिंग प्रधानावस्था 4 से 6 वर्ष। वहीं अव्यक्तावस्था 6 से 12 वर्ष और जननेन्द्रिय अवस्था 12 वर्ष के बाद यहाँ पर दी गई। तो इन अवस्थाओं को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस जनन अंग की रचना मेंढक के बच्चे के समान होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए शुक्रवाहिनी, सीसन, शुक्राणु या इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2004 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि यहाँ पर निम्न में से किस जनन अंग की रचना मेंढक के बच्चे के समान होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शुक्राणु। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मेंढक का बच्चा, टेडपोल का चित्र आपको यहाँ पर दिया गया है। मनुष्य के पुरुष जनन अंग शुक्राणु के समान होता है। तो यहाँ पर किसके समान होता है, तो मनुष्य के, यहाँ पर मनुष्य के पुरुष जनन अंग शुक्राणु के समान होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेडपोल और यहाँ पर पुरुष का शुक्राणु यहाँ पर दिया गया है। तो ये व्याख्या को आप ध्यान से देखते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना, गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास, गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान या उपरोक्त सभी। पिछली परीक्षा 2003 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी उद्देश्य हैं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखे ऊँट, भेड़, हिरन या बकरी। टीजीटी परीक्षा 2011 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, हिरण। ये ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए मुंडेल द्वारा, निकिल एवं डोर्सी द्वारा, गिलबर्ट द्वारा या मल्टीमैन के द्वारा। टीजीटी परीक्षा 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि परिवर्तन वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया था तो किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मुंडेल के द्वारा।
मुंडेल के द्वारा परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया है। तो ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7, समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल स्टडीज, सोशियोलॉजी इन क्रिटिकल आई, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजिकल डिक्शनरी। पीजीटी परीक्षा 2003 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जिसके लेखक है हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर का तर्क है कि समाज एक जीव की तरह कार्य करता है, जिसके विभिन्न भाग एक साथ काम करते हुए संपूर्ण को बनाए रखते हैं। तो इसके लेखक यहाँ पर देंगे हर्बर्ट स्पेंसर। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8, वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देंगे अमोनिया, साइनाइड्स आदि, क्लोरीन, फिटकरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2003 में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, अमोनिया, साइनाइड्स आदि। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अमोनिया और साइनाइड्स आदि ऐसे अपमार्जक हैं जो जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। वह कार्बनिक पदार्थ जिसमें साबुन की तरह मेल को साफ करने का विशेष गुण होता है अपमार्जक कहलाते हैं। इनका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, जबकि क्लोरीन एवं फिटकरी का प्रयोग जल को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चले, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9, स्वविनियोजक क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इन्हें रंग के लिए जोड़ा जाता है। यह तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। यह भोजन को ऑक्सीकृत रखते हैं या उन्हें भोजन को स्थिर रखने के लिए जोड़ा जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आपको बताना है कि स्वविनियोजक क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, यह तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। स्वविनियोजक ये तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। स्वविनियोजक एक अनुक्रम खाद्य भोज्य है जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार करता है। एक क्रमिक पॉलीवेलेंट धातु आयनों, विशेष रूप से तांबा, लोहा और निकिल के साथ चैलेट्स परिसरों का निर्माण करता है, जो भोजन में वसा के ऑक्सीकरण को रोक सकता है। ये एक प्रकार के परिरक्षक होते हैं। तो इम्पोर्टेंट आप व्याख्या लगाते हुए चलिए और ध्यान से इस व्याख्या को पढ़ते चलिए। आप बारीक से बारीक पॉइंटों को भी ध्यान से पढ़ते चलिए, जो हम आपको यहाँ पर व्याख्या करा रहे हैं। कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे ताकि आप अपना आंसर आसानी से दे पाओ। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 10, कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, स्वस्थ अस्थियां, स्वस्थ यकृत, स्वस्थ गुर्दा या स्वस्थ चर्चा। टीजीटी उत्तराखंड 2014 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कैल्शियम यहाँ पर आवश्यक है स्वस्थ अस्थियों के लिए। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है। ऑप्शन यहाँ पर देगा खनिज पदार्थ, विटामिन, पानी या कार्बोहाइड्रेट्स। टीजीटी झारखंड 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाते चले गए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, पानी। यहाँ पर हमारा पानी सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 12, मृदु जल का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देगा साबुन के साथ झाग बनाने वाले, वर्षा का जल, साबुन के साथ झाग न बनाने वाला या उपरोक्त में से कोई नहीं। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि मृदु जल का अर्थ होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, साबुन के साथ झाग बनाने वाला, ये मृदु जल का अर्थ होता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों को। तो हम आपको सभी प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं, तो इस क्लास का जितना हो सके आप ज़्यादा ज़्यादा फायदा उठाइए और भी बच्चों को क्लास शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। इस विधि में मोहल्लों में पाइप क्यूब शाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे वृत्ताकार प्रणाली, ग्रिड प्रणाली, वृक्ष प्रणाली या विकीर्ण प्रणाली।
यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलना है। आपको बताना है कि इस विधि में मोहल्लों में पाइप की उपशाखाओं से पानी कनेक्शन दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, वृक्ष प्रणाली। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपनी व्याख्या के साथ में। डेड एंड सिस्टम या ट्री सिस्टम जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस प्रकार की प्रणाली में प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होती है। इस प्रकार की प्रणाली आमतौर पर पुराने शहरों या पुरानी बस्तियों में प्रयोग की जाती है। जो शहर अनियोजित है वे इस प्रकार के वितरण प्रणाली के लिए सबसे उपयुक्त है। ट्री सिस्टम नाम इसकी संरचना के कारण दिया गया है। इसकी एक मेन लाइन है जो सब मेन लाइन से जुड़ी है जो आगे ब्रांच पाइपलाइनों से जुड़ी हुई है और अंत में इन ब्रांच पाइपों को लेटरल पाइप से जोड़ा जाता है जिससे पानी उपभोक्ता को वितरित किया जाता है। तो इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 समय प्रबंधन के औजार है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है शिखर भार कार्य वक्र, दौड़ना, दीवार घड़ी या कलाई घड़ी या कंप्यूटर। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि समय प्रबंधन के औजार है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शिखर भार कार्य वक्र, ये समय प्रबंधन के औजार है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। समय प्रबंधन मानव जीवन की अमूल्य निधि है। अगर तुम जीवन से प्रेम करते हो तो समय को व्यर्थ नष्ट मत करो, क्योंकि समय हो तो वह वस्तु है, समय ही तो वह वस्तु है जिससे जीवन का निर्माण हुआ है। समय प्रबंधन के औजार यहाँ पर दिए गए। तो पहला यहाँ पर दिया गया है शिखर भार, पीक लोड। आदर्श के ज्ञान की सहायता से अत्यधिक भार को निर्धारित किया जा सकता है। अत्यधिक कार्य का समय दिन, सप्ताह, माह अथवा मौसम की निश्चित समयावधि में हो सकता है। यह अत्यधिक कार्य का समय ही शिखर भाग कहलाता है। कार्य वक्र यहाँ पर दिया गया, ये एक निर्धारित समय में कार्य के उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है। कार्यकर्ता द्वारा किए गए कार्य की इकाई की मात्रा दिए गए समय में गिनी जाती है, जैसे प्रति घंटे प्रेस की जाने वाली चादरों की संख्या। तो यहाँ पर जो समय प्रबंधन के औजार दिए गए वे हैं यहाँ पर शिखर भार और कार्य वक्र। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से नोट करते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15 एर्गोनोमिक्स के तत्व है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए कार्य और वातावरण परिस्थितियाँ, मानव कारक और मानव क्षमता, शारीरिक माप और शारीरिक रासायनिक क्रिया, या उपरोक्त सभी। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि एर्गोनोमिक्स के तत्व है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, आपको ये बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 समय प्रबंधन का एक यंत्र है। यहाँ पर यंत्र पूछा गया है समय प्रबंधन का, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए समय मानक, कार्य वक्र, समय योजना, कार्य इकाई। टीजीटी परीक्षा 2011 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलना है। आपको बताना है कि समय प्रबंधन का एक यंत्र है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो समय प्रबंधन का यंत्र है कार्य वक्र। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17 गोल्डन ऑब्लोंग मान्य मानक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें स्थानिक संबंध के लिए, गृह सज्जा के लिए, या फर्नीचर व्यवस्था के लिए, या उपरोक्त सभी। टीजीटी परीक्षा 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि गोल्डन ऑब्लोंग मान्य मानक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, स्थानिक संबंध के लिए मान्य मानक है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18 अत्यधिक हल्का रेशा है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए रेशम, टेरिलीन, एक्रेलिक, या यहाँ पर पॉलीप्रोपाइलीन। आपको यहाँ पर बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। यूजीसी नेट एग्जाम 2008 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि अत्यधिक हल्का रेशा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रेशम अत्यधिक हल्का रेशा है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सबसे हल्का रेशा रेशम है। रेशम का रेशा प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कोकून से उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेशम के कीट सहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाते चले क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। सेरीकल्चर में रेशम कीट के जीवन चक्र की सभी चारों अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती है। प्राकृतिक रूप से वर्ष में केवल एक बार ही रेशम का कीट तैयार होता है, जबकि कृत्रिम विधि से वर्ष में 3 बार रेशम कीट तैयार किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलिए। तो इसकी यहाँ पर 4 अवस्थाएं होती है इसके जीवन चक्र की, ये भी यहाँ पर पूछी गई है।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 19, रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए अवशोषक विधि से, रासायनिक विधि से, घोलक विधि से या इनमें से कोई नहीं। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 और यूपी यहाँ पर टीजीटी उत्तराखंड 2014 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, अवशोषक विधि के द्वारा। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। चिकनाई युक्त दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए अवशोषक विधि का प्रयोग किया जाता है। बेसन, चोकर, आटा, फ्रेंच चौक, मुल्तानी मिट्टी, नमक, ब्रेड का चूरा, टेल्कम पाउडर आदि अवशोषक पदार्थ है। ये चिकनाई को सोख लेते हैं। इसका उपयोग उन वस्त्रों पर किया जाता है जिन्हें साबुन पानी से छुड़ाना संभव नहीं है। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को अवशोषण विधि से छुड़ाया जा सकता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते चलिए, उस व्याख्या को ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20, रेशम की खेती उत्पादन को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए पीसी कल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि रेशम की खेती उत्पादन को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सेरीकल्चर कहते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 21, कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में बाने को भरने को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें बैटनिंग, पिकिंग, टैकिंग या शेडिंग। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको बताना है कि कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में बाने को भरने को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पिकिंग कहते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वस्त्र निर्माण करते समय करघे पर धागों को तानकर उससे बुनाई करते समय अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है। यह क्रियाएं एक दूसरे के बाद की जाती है। इन्हें निरंतर दोहराया जाता है। ये क्रियाएं निम्नवत है, शेडिंग, पिकिंग, बैटनिंग, लपेटना या व छोड़ना। पिकिंग, जब हार्नेस कुछ भागों को उठाते हैं, बाने का धागा शटल के द्वारा शेड में डाला जाता है। ये धागे करघे के आर पार जाते हैं। छिद्र में से एक ओर को निकाला जाता है। इस एक तरफ धागे की भराई को एक पीक कहते हैं। जब दूसरा हार्नेस उन धागों को ऊपर उठाता है तो पहली भराई के समय नीचे रह गए थे। इस बार एक नया शेड बनता है। इस बार शटल बाई तरफ से प्रवेश करके दाईं तरफ निकलकर पुनः अपने स्थान पर लौटती है। यह दूसरी पीक कहलाती है। इस प्रकार दोनों पीक के संपूर्ण होने पर वस्त्र को 2 पंक्तियां बुन जाती है और शटल अपने पूर्व स्थान पर वापस आ जाता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो आप यहाँ पर व्याख्या को ध्यान से पढ़ते चलेंगे, उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर होते हुए चलेंगे। तो आप ध्यान से व्याख्या को पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 22, प्रसार शिक्षा है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम, विषय विशेषज्ञता, सिखाने वाले की आवश्यकता पर निर्भर या सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं। जीआईसी 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार शिक्षा है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सिखाने वाले की आवश्यकता पर निर्भर। यहाँ पर सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर, इसे आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर, यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 23, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो वह भूखा होता है, श्वसन क्रिया आरंभ होती है, उसे दर्द हो रहा होता है या रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है। ये ऐसी प्रवक्ता एग्जाम 2012-13 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, श्वसन क्रिया आरंभ होती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 24, यौवनावस्था की बाधा में शामिल है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, स्वयं की संकल्पना पर का विपरीत होना या उपरोक्त सभी। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि यौवनावस्था की बाधा में शामिल है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर यहाँ पर होगा,
मनोवैज्ञानिक बाधा भी शामिल है, शारीरिक बाधा भी शामिल है और स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना ये भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, साइको एनालिटिक सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, कार्ल रोजर ने, सिगमंड फ्रॉइड ने, एरिक्सन ने या पियाजे ने। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हुए चलना है। तो यहाँ पर साइको एनालिटिकल यहाँ पर जो सिद्धांत दिया गया है वो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। साइको एनालिटिक सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। व्यक्तित्व के विकास संबंधी सिद्धांत अनेकों वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किए है। किसी भी अन्य मनोवैज्ञानिक की अपेक्षा फ्रॉइड ने व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास संबंधी अन्वेषणों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। फ्रॉइड के सिद्धांतों की आलोचना भी सबसे अधिक की गई है। सिगमंड फ्रॉइड यहाँ पर 1856-1939 वियना का निवासी था। फ्रॉइड एक चिकित्सक था। तो ये भी क्वेश्चन आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाते चलिए और उस व्याख्या को ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वह है यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ खाली स्थान के विकास से है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इंद्रियों, सृजनात्मक क्रियाएं, विचार तथा बुद्धि में परिवर्तन या मांसपेशी तंत्रिकाएं। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ खालिस्तान के विकास से है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, विचार तथा बुद्धि में परिवर्तन। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संज्ञानात्मक विकास में मानसिक कल्पना, भाषा चिंतन, स्मृति विकास, तर्कना, समस्या समाधान आधार का काम करती है, जिसका प्रयोग पूर्व अनुभवों को संगठित करने के लिए किया जाता है। जो नए ज्ञान के लिए पियाजे ने बालक की स्कीमा से निर्मित माना है। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। इसके संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत निकाले जाते हैं? आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते चलिए। यहाँ पर देंगे आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि या संश्लेषण विधि। एलटी 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत निकाले जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, आगमन विधि। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आगमन विधि के द्वारा नए नियम या सिद्धांत निकाले जा सकते हैं। आगमन विधि के जनक है अरस्तु। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्य एवं घटनाओं के लक्षण एवं विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम व सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इस व्याख्या को आप इंपॉर्टेंट लगाते चले क्योंकि ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आगमन विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर और विशिष्ट सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी को भी आप नोट करते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मनोवैज्ञानिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या मोटर विकास। टीजीटी झारखंड 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। व्याख्या यहाँ पर दी गई है, मानसिक क्षमताओं के विकास को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। पियाजे ने इस सिद्धांत में बालक के भीतर चलने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास की प्रक्रिया है। मूल रूप से पियाजे ज्ञान शास्त्र में रुचि रखते थे। वे बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के स्वरूप को समझाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि ज्ञान के स्वरूप को समझने का सबसे अच्छा उपाय उसके विकास का अध्ययन करना है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट व्याख्या आप यहाँ पर लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29, स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। यहाँ पर नहीं, आपको ध्यान से देखते चलना है। यहाँ पर नहीं दिया गया है कौन सा स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, शुक्राशय, अंडाशय, गर्भाशय या डिंब वाहिनियाँ। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
तो स्त्री प्रजनन अंग में शामिल जो नहीं है वह है यहाँ पर शुक्राशय। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, शुक्राणु पाए जाते हैं निम्न वाहिनी नलिकाओं में, योनि में, गर्भाशय में या वृषण में। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि शुक्राणु पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, वृषण में शुक्राणु पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। 6 से 7 वर्ष का कोई बालक किन खेलों में अधिक रुचि लेता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, एकाकी खेल, सामूहिक खेल, एकाकी और सामूहिक खेल या इनमें से कोई नहीं। पीजीटी 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि 6 से 7 वर्ष का कोई बालक किन खेलों में अधिक रुचि लेता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सामूहिक खेल में रुचि लेता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, तादात्म्यकरण, प्रतिगमन, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रक्षेपण। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। एलटी 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, तादात्म्यकरण। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना तादात्म्यकरण रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। समायोजन स्थापित करने के लिए व्यक्ति अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित कर लेता है जिसे समाज में कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करने लगता है। प्रतिक्रिया निर्माण, कई बार किसी व्यक्ति की इच्छाएं या आवश्यकताएं इस तरह की होती है कि उन्हें सामाजिक रूप से प्रकट करना व्यक्ति के हित में नहीं होता, क्योंकि इससे उनके सम्मान को खतरा होता है। इससे बचने के लिए विपरीत रचना करता है। प्रक्षेपण, अपनी असफलता का दोष किसी और पर लगाकर अपने आप को संतुष्ट करना। वहीं प्रतिगमन, जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उससे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट जाना प्रतिगमन कहलाता है। तो यहाँ पर आपको प्रतिक्रिया निर्माण भी दिया गया, प्रक्षेपण के बारे में भी यहाँ पर दिया गया और प्रतिगमन के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। और हमारे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर तादात्म्यकरण। तो इंपॉर्टेंट व्याख्या आप यहाँ पर लगाते चलिए और ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, कल्पना में क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सृजनात्मक होती है, स्वयं रचनात्मक होती है, पूर्व अनुभव के आधार पर नया पुनर्गठन होता है या उपरोक्त सभी। पीजीटी 2004 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कल्पना में क्या होता है, यह आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, पढ़ने की अयोग्यता को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखे हैं, अफेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या हीमोफीलिया। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि पढ़ने की अयोग्यता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पढ़ने की अयोग्यता को डिसलेक्सिया कहते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से आपको देखते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, दृश्य प्रतिमा, सक्रियता, सांकेतिक या मूर्त संक्रियात्मक। एलटी 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक। यहाँ पर ब्रूनर के अनुसार यहाँ मानसिक अनुभूतियों का तरीका नहीं है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका मूर्त संक्रियात्मक नहीं है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक विकास से 3 तरीकों से अभिव्यक्त करता है, जिसमें पहला तरीका यहाँ पर दिया गया है, सक्रियात्मक विधि। विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा करता है, जैसे भूख लगने पर रोना। वहीं दूसरा यहाँ पर दिया गया है, दृश्य प्रतिमा विधि। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं टपेनंस भेद बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। वहीं तीसरा यहाँ पर दिया गया सांकेतिक विधि। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है। इस प्रकार बालक प्रतीकों का उनके मूल
विचारों में से संबंधित करने की योग्यता का विकास करता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं किसके द्वारा, ब्रूनर के अनुसार। तो ये भी आप ध्यान से देखते चलिए। तो इनके अनुसार मूर्त संक्रियात्मक नहीं है, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, किसने कहा व्यक्तित्व शब्द का यहाँ पर वैज्ञानिक प्रयोग में किसी दिए गए व्यक्ति के किसी दिए हुए समय पर सामाजिकरण के उत्पाद को अभिदिष्ट करने में दिया जाता है। यह व्यक्ति द्वारा सामाजिकरण के माध्यम से प्राप्त समग्र से संबंधित है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए लापियर और फेंसवर्थ के द्वारा, या हॉरलॉक के द्वारा, या मैकाइवर के द्वारा, कोई नहीं। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। DSSB PGT 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर ये दिया गया है मैकाइवर के द्वारा, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर देगा व्यायाम व विश्राम, प्रोटीन युक्त भोजन, स्वच्छ वायु, या इनमें से सभी। PGT 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि पेशियों के विकास के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा इनमें से सभी। ये सभी पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, पुनर्जीवक खाली स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर देगा रक्तदान, कृत्रिम श्वसन, या अतिक्षनन, डायलिसिस। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। PGT 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, पुनर्जीवक कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पुनर्जीवक कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त होता है। कृत्रिम श्वसन क्रिया के निम्न उद्देश्य है, तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वह है यहाँ पर कृत्रिम श्वसन। यहाँ पर पहला दिया गया है श्वसन तंत्र को उत्तेजित करना, श्वसन को पुनः शुरू करना, या वक्ष स्थल पर दबाव देना, या कृत्रिम श्वसन देने की 3 विधियाँ यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें सिल्वेस्टर विधि, शेफर्स विधि, या लाबोर्ड विधि। यहाँ पर 3 विधियाँ यहाँ पर दी गई, तो इन्हें भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। तो इस व्याख्या को आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पर चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 39, अति श्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए जलवायु जनित, वायु जनित, भोजन जनित, या जल जनित। PGT 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो अति श्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार है वायु जनित। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अति श्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार वायु जनित है। श्वसन प्रकार पर हम निरंतर वायु का सेवन करते रहते हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि केवल शुद्ध वायु ही हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है एवं लाभदायक होती है। अशुद्ध वायु या प्रदूषित वायु से विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं तथा प्राय असंख्य नागरिक इन रोगों के शिकार करते हुए अशुद्ध वायु से फैलने वाले मुख्य रोग हैं, जैसे चेचक, खसरा, छोटी माता, तपेदिक या TB, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, कर्णफेर, साधारण जुकाम आदि। ये यहाँ पर अशुद्ध वायु से फैलने वाले मुख्य रोग यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान से देखते चले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40, फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का वृद्धिकरण है। इसे रक्त का खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दे कार्बनीकरण, ऑक्सीजनीकरण, या प्रश्वसन, या निःश्वसन। UP PGT 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का वृद्धिकरण है। इसे रक्त का कहते हैं ऑक्सीजनीकरण। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वायु में सांस लेने वाले प्राणियों का अंग फेफड़ा होता है। यह प्राणियों में एक जोड़े के रूप में उपस्थित होता है। फेफड़े की दीवार असंख्य ग्रहिकाओं के उपस्थिति के कारण स्पंजी होती है। फेफड़ों का मुख्य काम वातावरण में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित यानी मिलान करना होता है। रक्त के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ना है। अतः इस प्रक्रिया को ऑक्सीजनीकरण कहते हैं, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। इस व्याख्या को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए और बारीक से बारीक पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होते जा रहे हैं। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए श्वसन में सहायता करना, नियमित रूप से धड़कना, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना,
पोषक तत्वों को संचित करना। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है तो वह है शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 42 रेबीज के लक्षण है। ऑप्शन यहाँ पर देखे पागलों की तरह व्यवहार करना, पानी से डरना, कुत्तों की तरह भौंकना या उपरोक्त सभी। टीजीटी 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि रेबीज के लक्षण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें ये सभी लक्षण रेबीज के हैं। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर देखे लौंग का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल या तीनों। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि दांत के दर्द में किसको लगाने से आराम मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लौंग का तेल। इसे लगाने से दांत में दर्द को यहाँ पर आराम मिलता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कर्मी होने पर देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देंगे पपीते के बीज, टमाटर के बीज, श्रीफल के बीज या धतूरे के बीज। टीजीटी 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कर्मी होने पर देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, धतूरे के बीज देते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 संक्रामक रोग फैलता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे जीव जंतुओं द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा या इन सभी से। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि संक्रामक रोग किससे फैलता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इन सभी से संक्रामक रोग फैलता है। जीव जंतुओं द्वारा भी फैलता है, जल द्वारा फैलता है और वायु के द्वारा भी फैलता है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है, इन सभी के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण या आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते ही चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सामान्य रूप से शिशु 46 क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र के साथ पैदा होता है, जिसमें से 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट शिशु अपने पिता और 23 क्रोमोसोम्स का सेट अपनी मां से ग्रहण करता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में 21वें जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। सामान्य बच्चों की तुलना में इस विकार से पीड़ित बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास बहुत धीमा होता है। तो इस व्याख्या को ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं इनसे आप नोट करते चलिए, ताकि एग्जाम के समय आप उन्हें रिवाइज कर सको। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित कारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, नमी, हवा, तापमान या सभी विकल्प सही है। हरियाणा पीजीटी 2020 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सभी विकल्प सही है। यहाँ पर जो कारक यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, नमी भी होता है, हवा भी होता है और तापमान भी होता है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 जीवन के लिए आवश्यक गैस है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि जीवन के लिए आवश्यक गैस है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक गैस है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक गैस ऑक्सीजन है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया संपादित नहीं हो सकती, जो कि मानव जीवन का आधार है। ऑक्सीजन मानव शरीर के लगभग अन्य गैसों की तुलना में 65% तक होती है। ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन 78% के बाद सर्वाधिक 21% मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। मानव शरीर में मौजूद पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण इसी के कारण होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी कारण इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कितने कितने प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 21% यहाँ पर
ये पाई जाती है। नाइट्रोजन 78% यहाँ पर पाई जाती है वायुमंडल में। सर्वाधिक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित होती है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो एक ही क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस व्याख्या को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसने प्रमाणित किया है कि हवा एक मिश्रण है? ऑप्शन यहाँ पर है प्रिस्टले, न्यूटन, लेवाइजर या डोल्टन। पीएचडी 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि किसने प्रमाणित किया है कि हवा एक मिश्रण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लेवाइजर ने ये प्रमाणित किया है कि हवा एक मिश्रण है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सन 1770 ईस्वी में एंटनी लॉरेंट लेवाइजर ने दहन की आधुनिक अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसने दहन के यहाँ पर फ्लोजिस्टन सिद्धांत को विस्थापित कर दिया। इसी सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लेवाइजर ने प्रमाणित किया कि हवा विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तथा यह भी कहा कि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक जो दहन को सपोर्ट करती है और दूसरी जो दहन को सपोर्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वह है यहाँ पर लेवाइजर। ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने यहाँ पर क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हम आपसे अभ्यास प्रश्न यहाँ पर करने वाले। तो हमारा 50वां अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर, रोरसा का स्याही धब्बा प्रशिक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे 4, 8, 5 या 10। LT 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हैं। चलिए आपको यहाँ पर बताना है कि रोरसा का स्याही धब्बा प्रशिक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 10 कार्ड का उपयोग किया गया है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण में कुल 10 कार्ड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, हरमन रोरसा ने स्याही धब्बा परीक्षण 1921 में किया। यह स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की समीक्षा करने की नीति के नए नियमों का निर्माण किया, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। इन्होंने एक परीक्षण स्याही के धब्बों के आधार पर किया। यही कारण है कि हरमन रोरसा का यह परीक्षण रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। हरमन रोरसा ने अपने परीक्षण में 10 कार्डों के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया, जिसमें 3 कार्ड रंगीन, 5 कार्ड काले और 2 कार्ड जिन पर रंग काला और सफ़ेद लाल होता है, और कार्डों के माध्यम से रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर कार्डों की संख्या 10 होती है। किसके द्वारा दिया गया है? तो हरमन रोरसा के द्वारा ये परीक्षण किया गया था। और इसमें 3 कार्ड रंगीन, 5 कार्ड काले और 2 कार्ड यहाँ पर जिन पर काला और सफ़ेद लाल रंग का प्रयोग किया गया है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते ही चलिए, यहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलिए बढ़ जाते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे होता है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, फौजी राइफल, लाउड स्पीकर, रॉक संगीत या हवाई हमले में सायरन। TGT 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास में आपको कितना कुछ सीखने को मिला ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कितना आपका स्कोर रहा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों को, ताकि और बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं इसी क्लास के साथ में, इसी क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।